डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि काली खांसी क्यों हो जाती है और इसके कारण का पता कैसे चलता है। ये नॉर्मल खांसी की तरह होती है या फिर इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं, और क्या आयुर्वेद में भी काली खांसी का जिक्र होता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए कि दोनों में फर्क है, जो नॉर्मल खांसी है और काली खांसी है, कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता करें, और आयुर्वेद में इसका क्या जिक्र है? देखिए, काली खांसी का कोई वैसे कोई कलर से मतलब नहीं है। काली खांसी नाम शायद इसलिए इसका रखा है कि इसमें जो खांसी होती है वो बहुत जोर से खांसी होती है। कुकुर खांसी इसको आमतौर पे कहा जाता है। कुकुर यानी के कुत्ता जो होता है, तो एक जब आवाज आती है गले में से तो उसमें बहुत मोटी आवाज आती है, तो इसलिए कुकुर उसको शायद बोलते हैं। दूसरा इंग्लिश में इसको जो है पर्टुसिस कहते हैं या व्हूपिंग कफ इसको बोलते हैं। बच्चों में बहुत अधिकतर ये बीमारी पाई जाती है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बड़े लोगों में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। और मुख्य रूप से अगर देखें इसको कि इसका अगर सही हम निदान नहीं कर पाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आम खांसी होती है वो अगर लंबे समय तक भी रुक जाए तो वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं होते हैं, लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा समय तक रुकेगी तो फिर और कई बीमारियां, कई कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में हो जाते हैं। साथ में ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है एक प्रकार की कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग है, और जब ये एक सप्ताह से ज्यादा अगर हो जाएगा जिस पेशेंट को, उससे ये दूसरे लोगों में भी फैल सकती है, जैसा कि आम खांसी में उस तरह का आमतौर पर नहीं देखा जाता। अगर एक व्यक्ति को घर में खांसी है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी वो इन्फेक्शन लगेगा, लेकिन ये जो होती है काली खांसी ये संक्रामक है, यानी कि एक से दूसरे में फैल सकती है। और वो जो आपके खांसी के माध्यम से जो कीटाणु निकलते हैं बाहर, या बलगम के माध्यम से जो कीटाणु निकलते हैं, अगर उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति भी आ जाए तो उसको ये खांसी, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है करीब 2-3 महीने से। अच्छा, तो अभी कुछ दवाई ले रहे हैं आपने? हाँ जी, दवाई ली थी, बट इससे कुछ फर्क नहीं लगा। अच्छा, देखिए, इसमें आयुर्वेद में दवाइयाँ उसकी जो होती हैं वो तो एक अलग है कि आप एक चिकित्सक से पूरा परामर्श करके औषधि उसकी लें, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए कि किडनी में किसी भी प्रकार की कोई पथरी हो या कोई ब्लॉकेज हो तो उसमें मुख्य रूप से हमें ऐसी चीजों का सबसे पहले परहेज करना चाहिए जो एसिडिक है या बहुत ज्यादा पित्तवर्धक जिनको हम कहते हैं, जैसे कि बहुत मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी, टमाटर, पालक। आपको आमतौर पे सुना होगा मना करते हैं लोग, टमाटर नहीं खाना चाहिए, पालक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एसिड की मात्रा उसमें होती है। दूसरा जो है, पानी खूब पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है कि किडनी का जो है सफाई होती है, और नारियल पानी मिल जाए वो पी सकते हैं, गन्ने का रस आप पी सकते हैं। साथ में ताजा मूली के पत्ते अगर मिले आपको, मूली के पत्तों का रस निकाल लीजिए, और वो थोड़ा सा आप सुबह शाम करीब 40-50 मिलीलीटर के करीब पिएंगे, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं काली खांसी की। आप और हम कैसे जाने कि हमें ये बीमारी हो गई है, यानी कि हम काली खांसी से ग्रस्त हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है इसके लक्षण, और क्या काली खांसी होने पर और भी बीमारियां हो सकती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो काली खांसी जब होती है तो उसमें होता क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस उसको बोलते हैं। वो जब चला जाता है तो हमारी जो श्वास नली है पूरी, जिसमें से सांस जाता है, इसमें थोड़ी सूजन आ जाती है। इसके अंदर और 2 नलियां हैं जो हमारी दोनों फेफड़ों में जो जा रही हैं, उनमें सूजन हो जाती है। साथ में वहाँ थोड़ा थोड़ा बलगम जम जाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि जो उसका मार्ग है वो सिकुड़ जाता है। तो फिर जब सिकुड़ जाएगा तो वो जो बलगम को निकालने के लिए खांसी बार बार उठती है, और वो खांसी उठेगी, उसके बाद जो सांस आता है उसमें आवाज आती है आपको, तो इसलिए उसको हुफिंग कफ उसको बोलते हैं, कुकुर खांसी इसको बोलते हैं। तो ये इसके जो है मुख्य लक्षण इस प्रकार से होते हैं। कारण इसका जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो कफ और वात का एक रोग ये हमें दिखाई देता है कि कफ की वृद्धि होती है और फिर सूख जाता है कफ अंदर, तो वो वात के कारण होता है। इसीलिए जो है जो आपका वायु है उसका जो गमन ठीक से नहीं होता, ठीक से वायु नहीं जा रही है, थोड़ा उल्टी भी वायु कई बार आने लगती है, खर खर की आवाज जो होती है, ब्लॉकेज भी हो जाती है। तो इस वजह से इसको वात और कफ के साथ हम आयुर्वेद में जोड़ते हैं, और जब चिकित्सा इसकी करते हैं तो तब वात और कफ की चिकित्सा आयुर्वेद में भी की जाती है। साथ में एंटीबैक्टीरियल चीजें जो हमारे यहाँ औषधियां होती हैं वो भी इसमें दी जाती हैं। जहां तक आपने पूछा कि कॉम्प्लिकेशंस
कॉम्प्लिकेशंस इसके काफ़ी हो सकते हैं अगर सही समय पर इसको जो है हम उपचार ना करें और ज़्यादा लंबे समय तक चले तो फेफड़ों को और श्वास नली को ये खराब कर सकती है, जिसकी वजह से आपको दमा रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इसके अतिरिक्त वजन कम होना, वेट लॉस होना, शरीर में डिहाइड्रेशन होना, यहाँ तक कि कभी कभार अगर प्रॉपर इसका हम उपचार नहीं करें तो ये किडनी में भी कुछ खराबी ला सकती है, हमारे मस्तिष्क में भी कुछ खराबी ला सकती है और निमोनिया भी इसकी वजह से हो जाता है। निमोनिया जो है एक दूसरा इन्फेक्शन है, लेकिन जब हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो उसके कारण जो है वहाँ वो इन्फेक्शन भी बहुत आसानी से पकड़ सकता है। जालंधर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, सुरेश मैं बोल रहा हूँ जालंधर से। जी बोलिए। जी, कुछ दिन पहले ना चोट लगी थी मेरे पैर में, तो घाव सा बन गया, तो उसमें काफी मैंने क्रीम वगैरह भी लगाई थी, दवाइयाँ भी ली, बट वो सही नहीं हुआ। अच्छा। तो वो ना अभी भी वैसे ही है, मतलब सूख जाता है, फिर दोबारा से थोड़ा सा उसमें पानी लग जाता है तो वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है। देखो, एक तो सबसे पहले जब घाव कोई नहीं भर रहा होता है लंबे समय से और आपने इलाज भी कराया, दवाइयाँ भी लगाई, तो थोड़ा डायबिटीज भी चेक करना चाहिए। शुगर टेस्ट जरूर कराइए आप, क्योंकि कुछ ऐसी चीज ना हो कि जो आपके अंदर कोई कारण हो उसकी वजह से वो घाव नहीं भर रहा है। दूसरा, बहुत हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ा अच्छा एक इसका नुस्खा है, या नीम की छाल अगर मिल जाए आपको तो नीम की छाल को आप घिस लीजिए पत्थर पर, थोड़ा सा पानी के छींटे मारकर, उसका जो पेस्ट बनता है वो आप वहाँ लगाइए तो आपको घाव बड़ी जल्दी से भर जाएगा। या आयुर्वेद में हमारे यहाँ कुछ औषधि युक्त तेल बनाते हैं, बहुत अच्छे तेल होते हैं, वो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा और उसमें 3-4 दिन में ही आपको रिलीफ मिलेगा। ये कोई घबराने वाली बात नहीं। साथ में अगर चाहें आप तो इंटरनल नीम भी खा सकते हैं, 5-6 पत्ते रोज सुबह खाली पेट खाएं। या कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो जख्म को या घाव को भरने में बहुत जल्दी उनका जो है एक प्रभाव पड़ता है, वो इंटरनली काम करती है, अंदर जा करके उसमें जख्म को भरने के लिए वो सहायक सिद्ध होती है। हरियाणा से सोनम जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे दादाजी हैं जी। तो उनको हमेशा जॉइंट में पेन होता रहता है। आपने शायद एक बार बताया था कि आलू का उपयोग भी हम कर सकते हैं जॉइंट पेन में, बाकी उनको कमर में दर्द होता है और घुटने में दर्द होता है, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बाकी दवा तो उनकी चल रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, लेकिन फिर भी उनको मतलब आयुर्वेद में कुछ बताइए जिससे जल्दी आसानी से उनको ठीक हो। जी देखिए, आलू का फार्मूला हम बताते हैं कई बार, अच्छा आपने सुना होगा पहले भी कि आलू का रस निकाल के, एक आलू का रस या एक आलू को छोटा छोटा स्लाइस काट के रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको पानी को आप पी लीजिए। तो वो जनरली जॉइंट पेन्स के लिए, जो आम तौर पर जिसको अर्थराइटिस कह देते हैं, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा आपने शब्द प्रयोग किया ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो और आपके दादाजी आपने बताया, तो ओल्ड एज डीजनरेशन की प्रॉब्लम है। घुटने में अंदर जो कहते हैं गद्दी होती है, कार्टिलेज होता है, या वो उसके अंदर ग्रीस खत्म हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ रिजुविनेटिंग उनको औषधियाँ चाहिए। आयुर्वेद में कई प्रकार की होती हैं जो हम बनाते हैं कि थोड़ा रिजुविनेशन अंदर पैदा हो। मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करने से काफी लोगों को रिलीफ मिलता है इसमें, तो वो प्रयोग करें। देखिए, जो भी चीज है, मैं बार बार आपको फिर कहता हूँ, कोई भी चीज अच्छी तरह से समझनी चाहिए। रोग क्या है, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर बताया कि आलू का रस लीजिए तो सभी लोग अब आलू का रस पीना शुरू कर देंगे जिसको जोड़ों का दर्द है। मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हर व्यक्ति का रोग अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का अपना खान पान, रहन सहन, क्लाइमेट, उसकी सब अलग है। तो वो आपके लिए जो चिकित्सा है वो एक व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा हमें निर्धारित करनी पड़ती है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करो, एक फोन मिला करके हमारे यहाँ नंबर अपना रजिस्टर करा दो, ताकि हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक कर लें, आपसे पूरी बातचीत कर लें, आपसे समझ लें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। ये नाम आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं। आपको गर्दन में दर्द है तो उसको सर्वाइकल बोल देंगे, कमर में दर्द है तो डिस्क स्लिप हो सकता है, आपको कुछ नर्व का पेन हो सकता है, बहुत प्रकार के दर्द हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो सब में कोई एक ही दवाई काम नहीं करती, क्योंकि हम आयुर्वेद में कोई पेन किलर नहीं दे रहे होते हैं आपको, हम आपके जो रोग है उसका रूट कॉज को हम ठीक कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरा जो रोग है वो मुझे क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या है।
वो आप जरूर समझने की कोशिश करें। आज हम बात कर रहे हैं काली खांसी की। काली खांसी क्या होता है, काली खांसी होने पर क्या सिम्टम्स हैं नजर आते हैं, और काली खांसी जब हो जाती है तो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, कितने वक्त रहते, कितना समय रहते हमें इलाज करवाने की जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम जान चुके हैं कि ये बीमारी क्या है, ये भी पता चल गया है कि ये बीमारी हमको हो गई है। कौन सा वो टाइम पीरियड है या टेन्योर है, कितने वक्त के अंदर हमें इसका इलाज करवाना बेहद जरूरी है? देखिए, जैसे ही ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया घुसेगा तो पहले 6 दिन में आपको वो उतना उग्र नहीं होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उग्र भी होता है। उसके बाद संक्रामक यानी कि दूसरों में भी फैलने की क्षमता उसमें होती है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी अगर डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आम तौर पर डॉक्टर लोग भी कई बारी जो है तो नजरअंदाज कर जाते हैं। आप गए डॉक्टर के पास कि जी खांसी हो रही है, और खांसी हो सकता है उस समय डॉक्टर ने नहीं सुनी आपकी, तो उसने खांसी करके आपको दवाई दे दी, और वो जब ठीक नहीं होती है तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वहां भी आप बोलेंगे मुझे खांसी हो रही है, वहां फिर दवाई मिल जाएगी, वहां भी ठीक नहीं होगी तो फिर बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। इस तरह से करके रोग जो है कई बार डिले हो जाता है, और लास्ट में फिर लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास तो जब आते हैं जब 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो इसलिए खास तौर पर, क्योंकि एक ये ऐसा विशेष रोग है जो बच्चों में ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में भी होता है, 2 साल के छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी होता है। तो ऐसे बच्चों में अगर खांसी कभी हो तो थोड़ा सा कोशिश करके उसको तुरंत डायग्नोज करा लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उसका जितना इलाज हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों में ये थोड़ा सा जो है भयानक भी हो जाती है, थोड़ा सा ये एक प्रकार से कठिन हो जाती है, क्योंकि बच्चे में ताकत उतनी नहीं है, उतना उसमें शक्ति नहीं है कि वो रोग से उतने देर तक लड़ सके। तो इसलिए उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और जल्दी से इलाज हो जाए, वही बेहतर होता है। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, और डॉक्टर साहब से जानते हैं काली खांसी से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, इसमें वैसे तो दवाइयाँ आयुर्वेद में होती हैं, काफी सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे हमने कहा कफ और वात की चिकित्सा के लिए हम लोग इसमें जो है प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ चीजें आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चे की आवाज में कुछ आपको विशेष ऐसी आ रही है तो कुछ चीजें घर पर भी उसको दे सकते हैं, अलॉन्ग विद मेडिसिन। मेडिसिन तो देनी है उसको जरूर। तो उसमें सबसे पहले बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल कई प्रकार के गुण होते हैं। लहसुन का रस निकाल लीजिए आप, लहसुन का रस, और फिर मात्रा उसकी कितनी देनी है ये आपको बच्चे की उम्र के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा है 2 साल से छोटा है तो ड्रॉपर से उसको 3-4 बूंद पानी में मिला के पिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या चम्मच में घोल करके 3-4 बूंद उसको पिलाएं दिन में 2 या 3 बार, तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, इसके अलावा बहुत अच्छा एक और नुस्खा है कि मेथी जो होता है, मेथी दाना, उसका काढ़ा बना लें। 1 चम्मच मेथी 1 कप पानी में डाल के उबाल लें अच्छी तरह से, और उसमें थोड़ा अदरक का रस और शहद मिला करके ये भी दिया जा सकता है। मूली का रस भी इसमें दिया जाता है। मूली का रस, थोड़ा सेंधा नमक डाल लें उसमें और शहद मिला करके वो भी दिया जा सकता है, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। और इसी प्रकार से जो है एक चीज इसमें और बहुत फायदा करती है, वो बादाम का तेल ले लीजिए 5 बूंद, 10 बूंद उसमें अदरक का तेल, अदरक का रस मिलाइए, थोड़ा सा शहद मिलाइए, ये जो मिक्सचर बन जाता है इसको भी दिया जा सकता है, इससे भी काफी रिलीफ मिलता है।